अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में कि प्रोटीन किस तरह से सिंथेसिस की जाती है। स्पेशली हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रांसलेशन है यही, जिसमें हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोम इस प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो मैंने जो है ना यूक्रियाटिक राइबोस सिंथेसिस ट्रांसलेशन पे बनाया, यानी यूक्रियाटिक प्रोटीन सिंथेसिस पे बनाया। तो मैंने प्रोक्रियाटिक प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं डिस्कस किया क्योंकि हम फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें यूक्रियाट्स यानी फिजियोलॉजी जो है ना, एनिमल फिजियोलॉजी, वो यूक्रियाट्स में यानी इंसान यूक्रियाट्स में या जो जानदार हैं वो यूक्रियाट्स में आ जाते हैं। तो प्रोक्रियाट्स हमसे हट के है। अगर आप लोगों को वो लेक्चर चाहिए तो मैं इंशाल्लाह वो लेक्चर भी बना दूंगा। तो यूक्रियाटिक ट्रांसलेशन आपको बेसिकली ये पता है कि जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस है वो ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। वो जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस 3 पॉइंट्स में होती है, यानी 3 जो है ना स्टेजेस होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक ट्रांसक्रिप्शन में, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में स्टेजेस होते हैं तो यहाँ भी स्टेजेस होते हैं। तो वो पहला स्टेज क्या होता है, इनिशिएशन होता है, इलांगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। ठीक है। और आपको पता है कि यही जो यानी होता ये है कि जो मैसेंजर आरएनए पर जो सीक्वेंसेस होती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की, वो सीक्वेंसेस किस में होती है, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में तब्दील होती है। तो उन अमीनो एसिड के दरमियान में पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो आपको पता है कि ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, राइबोसोम्स पर। राइबोसोम कैसे बनता है, यूक्रियोट्स में 60S और 40S जो राइबोसोमल यूनिट्स हैं ये आपस में मिलते हैं और 80S क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो ना, आपको पता है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस उस वक्त स्टार्ट होता है जब ये दोनों यूक्रियाटिक, ठीक है, यूक्रियाटिक राइबोसोम्स ये सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करते हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है फिर ये क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि जो ना, अब जो स्मॉलर सब यूनिट है वहाँ मैसेंजर आरएनए के अटैच होता है, और मैसेंजर आरएनए के साथ साथ जो ना हमारा जो इनिशिएशन फैक्टर है मिथायोनिन ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, वो भी पहले पहले आके जो ना स्मॉलर सब यूनिट पे आके AUG कोडान पर जो ना अटैच हो जाता है। ठीक है, हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कम्प्लीटली। और ये जो जिसे हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बहुत ही टफ़ है, लेकिन आपके तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक है। अगर कोई चीज़ पॉइंट क्लियर ना हो तो आप थोड़ा सा पीछे स्लाइड करके वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप जो है ना दोबारा उसे देखें। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये BS लेवल पे हैं या जो छोटे हैं स्टूडेंट्स यानी हायर स्टडीज़ में हैं, तो यानी हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी, तो वो उन्होंने इसको जो ना नहीं देखा हुआ होता है। ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स किस तरह से आके अटैच होते हैं, किस तरह से, ऐसा समझो एक लंबा प्रोसेस है, हम आज इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो ट्रांसलेशन है, उसका जो इनिशिएशन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 स्टेप्स में, पहले ये 3 स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद एलेंगेशन और टर्मिनेशन, फिर जो ना ख़त्म। ठीक है। तो अब इनिशिएशन के लिए 3 कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहली बात 40S राइबोसोमल सब यूनिट, ये जैसे यहाँ लिखा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, 40S राइबोसोमल RNA यूनिट, ये आपको क्या है, चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ ना पॉइंटर भी साथ में लगा रहा हूँ। ये देखें, ये 40S राइबोसोमल यूनिट, ठीक है, आपको ये चाहिए। और उसके साथ क्या होता है, EF इलांगेशन फैक्टर 1, इलांगेशन इनिशिएशन फैक्टर जो ना, सॉरी इलांगेशन नहीं, यूक्रियाटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूक्रियाटिक इनिशिएशन फैक्टर A, यूक्रियाटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, ये चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, यूक्रियाटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 डॉट GTP, जिसके साथ GTP अटैच हो। और साथ में क्या है, मिथाइलिन tRNA, वो tRNA जो यानी जो हमारा इनिशिएशन कोडान का जो वो होता है, स्टार्टिंग कोडान का जो अमीनो एसिड होता है मिथाइलिन, वो ज़रूरत है। ठीक है, जो कि एक कम्प्लेक्स बना देते हैं, टर्नरी कम्प्लेक्स बना देते हैं। उसके बाद
तीसरे नंबर पे क्या ज़रूरत है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए, सर्कुलर मैसेंजर आरएनए ये देखें ज़रूरत है, जो कि किस से बनता है, फॉर्म बाय बेंडिंग ऑफ इनिशिएशन फैक्टर कैप बेंडिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक कैप लाइक बेंडिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। और किस एंड पे अटैच होता है, मैसेंजर के 5 एंड पे अटैच होता है। उसके बाद जो एक और फैक्टर है, ठीक है, वो कौन सा है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ये लिखा और है। तो ये पॉली बाइंडिंग ए प्रोटीन ये आपको चाहिए। ये कहाँ अटैच होता है, 3 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, यही दोनों आपस में मिलते हैं। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, ये 40S सब यूनिट पे आपस में मिलते हैं। और यही एक्चुअली मिल के जो ना आपका जो पहला जो ना यानी वो चाहिए होता है आपको प्री कम्प्लेक्स इनिशिएशन, ठीक है, फैक्टर, ये 3S बना देते हैं, ठीक है। मैं उसे अभी इसी वक्त जो है स्ट्रक्चर में दिखाने जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। अब देखो जिस तरफ हमने बात की थी कि पहले हमें क्या चाहिए कि मैसेंजर आरएनए चाहिए और उसके साथ क्या इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, इस बात से तो आप मुतफिक हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी कि हमें क्या चाहिए, जो ना इनिशिएशन कम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था इनिशिएशन फैक्टर 2। ये थर्ड पॉइंट में देखें, सर्कुलर मैसेंजर आरएनए फॉर्म बाय द बेंडिंग ऑफ इलोंगेशन फैक्टर। वो जो दूसरा है ये जो ना इनिशिएशन फैक्टर 2, ये आप यहाँ नज़र आ जाए, ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो ना ये हमें ज़रूरत है, ठीक है, इनिशिएशन इलांगेशन फैक्टर 2, ठीक है। ये जो ना ये देखें, ये इनिशिएटर इलांगेशन IF2, ये यहाँ एक मिनट में पॉइंट पेन ले लूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड फॉर्म में, पहले में क्या था कि आपके पास ये चाहिए था 40S और उसके साथ इलांगेशन फैक्टर चाहिए थे वो। दूसरे नंबर पे आपके पास इनिशिएशन फैक्टर 2 चाहिए था, सॉरी ये इलोंगेशन मैं बोल रहा हूँ, इलोंगेशन के लिए अलग से फैक्टर है, ठीक है। तो ये छोटा ये यूकैरियोटिक को शो कर रहा है, यूकैरियोट्स को, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मैसेंजर आरएनए चाहिए था, वो ये है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यही चाहिए था ना। और उसके साथ उन्होंने क्या कहा है कि ये EI-F4 कम्प्लेक्स ये चाहिए, और उसके साथ ये कौन से 5 एंड पे अटैच है, यहाँ देखें ये 5 एंड पे अटैच है। और दूसरा हमारे पास पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन वो ए साइड पे अटैच होता है, और एक्चुअली यही जो मिलकर हमारे पास ये देखें ये 30S कम्प्लेक्स प्रोटीन इनिशिएशन प्रोटीन बनाते हैं ये सारे। अब ये देखो ये सारे यहाँ आके कंबाइन होते हैं कम्प्लीटली, इस स्ट्रक्चर में ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। देखें वो सारे मिले हैं और सारे मिलकर उन्होंने ये क्या बना दिए, कम्प्लेक्स बना दिए। क्या करना है आपने, तीनों जो आपके पास फैक्टर्स थे ये सारे के सारे आपने क्या किए, वो आपस में मिला है, ठीक है। आपको 3 चाहिए थे, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 ये आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। ये तीनों आपने क्या करनी है, कंबाइन कर देनी है, ठीक है। हम मज़ीद आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 1 में। अब पॉइंट 2 में क्या होता है, देखो जब तक जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, वो स्मॉलर सब यूनिट में होता है, उसे स्कैन किया जाता है, वो 5 to 3 डायरेक्शन उसकी रीडिंग होती है। तो इस दौरान जो AUG कोडान है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, कोड कर लिया जाता है, ठीक है। कि अब ये हमारा कोड है वो मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान फर्स्ट कोडान है उसे कोड किया जाता है, ठीक है। कोड करके जो हमारा यानी जो tRNA है, ठीक है, उसे किस साइड पे लाता है, P साइड पे लाया जाता है, ठीक है, पेप्टाइडल साइड पे, क्योंकि 3 साइड्स होती है ना, तो तीसरे साइड पे क्या किया जाता है, उसको लाया जाता है, ठीक है। ये देखें इस स्ट्रक्चर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, ये इस स्ट्रक्चर में देखें कि ये जो हमारा tRNA है ना वो किस साइड पे मौजूद है, पेप्टाइडल P साइड पे मौजूद है, ठीक है। तो यानी हमारे जो मेथोनिन है AUG का कोडान है उसे भी कहाँ लाया जाता है, P साइड पे लाया जाता है, और AUG जो कोडान है उसे भी कहाँ लाया जाता है, P साइड पे लाया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देन फिर हमने बात की थी कि जो ना स्टेप 2 में हमने बात की थी कि हमें क्या चाहिए, इलांगेशन इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस GTP चाहिए, ऐसे कहा था ना। ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है 2 GTP, ये आपको नज़र आ रहा है इधर, ये देखें ये 2 GT, सॉरी ये रेज हो गया,
तो T2GTP ज़रूरत है, ठीक है। वो यही है, वो आगे जाके यही ब्रेक डाउन होगी इसकी, ठीक है। अब देखें यहाँ आगे क्या बोलते हैं वो देखें। तो वो होती है उस हाइड्रोलाइसिस होती है बाय यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, और इससे क्या होता है कि हमारा ATS कम्प्लेक्स बनता है। समझ में आया? पहले 30S था, फिर कब कितना हुआ? 80S हुआ। अब ये देखो, अब ये ATS कैसे हुआ? समझने वाली बात है कि नहीं है? अब मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ 40S आपको नज़र आ रहा है साइड पे, सामने आ रहा है ना? इधर देखें, मैं आपको यहाँ से जो ना पेन के ज़रिए समझाता हूँ, ठीक है। ये 4 आपको नज़र आ रहा है ना? ओके। और ये जो 3 है, ये आके इनिशिएशन फैक्टर 3 इसके साथ अटैच होता है। तो टोटल कितने हुए? 43 कम्प्लेक्स बने। ओके। अब फिर उसमें मज़ीद ये देखें, 5 इनिशिएशन फैक्टर 5 अटैच हो रहा है। तो अब कितने बनेंगे? 8 हुए ना? ये देखें इस साइड पे एक 8 आपको शो हो रहा है। टोटल कितने बने? 48 इनिशिएशन कम्प्लेक्स इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अगर नहीं हुई तो वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लें। उसके बाद फिर क्या होता है? अब आपका जो 48S इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना है, ठीक है, तो उसके साथ आपको पता है कि इनिशिएटर tRNA भी पहले से आपका tRNA मौजूद है। ये देखो जो मिथायोनिन के साथ क्या होता है? अटैच होता है। अच्छा, फिर क्या होता है? उसके बाद ऐसे समझो कि एक लड़की है, ठीक है, शादी से पहले वो हार सब कुछ, न्यूक्लियस नेकलेस ये जो कुछ भी है वो सब पहनती है, लेकिन जैसे सूत्र आता है तो बाकी सारे जो ये चीज़ें वो चली जाती हैं। तो यहाँ भी ऐसे होता है, जब यहाँ 60S यूनिट आता है ना, ठीक है, लार्जर सब यूनिट, तो बेचारे बाकी जितने भी होते हैं वो टूट फूट कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसमें यही है कि जो ना ये जो ATS जैसे ही आता है ये सारे बेचारे भाग जाते हैं। तो जितने भी फैक्टर थे, वो जो हम छोटे बड़े फैक्टर जितने भी थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। हमने सॉरी यहाँ मैंने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो ये जो यहाँ है ना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, एक GTP जैसे ही हाइड्रोलाइज होता है बाकी सारे भाग जाते हैं, ठीक है। मतलब उनकी टूट फूट होती है तो वो निकल जाते हैं, सारे जो इनिशिएशन फैक्टर हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट आगे यहाँ आपको शो, ठीक है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, ठीक है, ये रह जाता है, ठीक है। और डिसोसिएट्स फ्रॉम ATS, ठीक है, ये डिसोसिएट होता है, ठीक है। इनिशिएशन कम्प्लेक्स ATS से डिसोसिएट हुआ एंड द ATS एंड, ठीक है, ATS सब यूनिट एंड 1 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, ठीक है, ये नाम है, थोड़ा सा तकलीफ प्रॉब्लम हो रही है लेने में। GTP कम्प्लेक्स ये क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है। तो ये देख, वो आपका ATS था, ठीक है, सॉरी वो जो ATS था, और ये क्या है आपका, ये जो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, आपका जो इनिशिएशन फैक्टर 1 था ये रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ जो आपका ये जो 5 वाला है वो क्या है, अभी इसके साथ यहाँ अटैच है, नज़र आ रहा है ना, यहाँ 0.7 देखें, ठीक है। 0.7 में वो जो एक्स्ट्रा थे वो सारे रिमूव हो गए, एक्सेप्ट किसके? 5B GTP, ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 5B GTP और इनिशिएशन फैक्टर 1A के, ये क्या थे? अटैच हुए थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो ना उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है, जैसे यानी GTP के हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये इनिशिएशन फैक्टर और ये जो वो है 5B है, ये सारे क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं, और आपके पास क्या बनता है? सिर्फ ATS इनिशिएशन कम्प्लेक्स आपके पास रेडी हो जाता है। और यही ATS इनिशिएशन कम्प्लेक्स 3 साइड्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक है पेप्टाइडल साइड, एक्सिट साइड और अमीनोसिड साइड, ठीक है, PAPE साइड, ठीक है। उसके बाद हम अपने इलोंगेशन की तरफ चलते हैं, ठीक।
क्या होता है, देखो आपके पास पहला आरएनए तो मौजूद था, टीआरएनए तो मौजूद था पी साइड पे। फिर क्या हुआ, सेकंड जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड को लेके आएगा, किस साइड पे लेके आएगा आपको पता है, ए साइड लेके आएगा। ठीक है, ये ए साइड है, सॉरी मैं यहाँ आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये ए साइड है। अब जो ये देखें, ये आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास वही जो आके अटैच हो रहा है ए साइड पे। एक्चुअली इसको लाता कौन है, इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा जीटीपी ये लेके आता है। जैसे ये यहाँ आके अटैच होगा, जो जीटीपी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसकी मदद से, इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा की मदद से वो क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, जैसी ब्रेक डाउन होगी तो ये बेचारा देखें, यहाँ से ये जीटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ है और रेबोसोम की कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गई हैं। तो ये जो इलोंगेशन फैक्टर अल्फ़ा 1, इलोंगेशन फैक्टर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ये तो निकल गए, यानी वो हाइड्रोलाइज में टूट गए। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो रेबोसोम की एटीएस सब यूनिट होती है, हमने पढ़ा था कि जो ना रेबोसोम्स के जो ना यूनिट्स होते हैं, मतलब जो रेबोसोमल आरएनए की, ठीक है, जो रेबोसोमल एटीएस है ना, वो क्या करेगा, ऐसा काम करेगा कि वो जो फर्स्ट और सेकंड ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो इनके दरमियान में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, अब 28S ऑफ जो रेबोसोमल आरएनए है, इसका क्या काम है कि वो उनके दरमियान में बांड बनाने की कोशिश करेगा। कौन सा बांड, पॉलीपेप्टाइड चेन बांड बनाएगा, जैसे नीचे आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, कि पेप्टाइड बांड फार्मेशन, तो उनके दरमियान में बनेगी पेप्टाइड बांड फार्मेशन होगी। फिर क्या होता है, उसके बाद इलोंगेशन फैक्टर 2F2 आता है। ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर यानी EF2 आता है, EF2 जीटीपी, वो आके यहाँ अटैच होगा। ठीक है, अटैच यानी वो अपने एनर्जी रिलीज़ करने के लिए यहाँ आता है। ठीक है, तो जैसे वो जीटीपी टूटेगा जीडीपी में, फिर क्या होगा, ये जो यहाँ देखें, ये जो इस साइड पे, ये जो इस साइड पे यानी पी साइड पे जो मौजूद था, वो क्या हो गया, इस साइड पे वो सरक गया, यानी आगे ट्रांसफ़र हुआ, यानी धकेलने में उसने मदद दी है। ठीक है, अब ये बेचारा इस साइड पे, यानी जो पी साइड से ई साइड पे आया, ए से पी साइड पे आया। ठीक है, ये जो हमारा टीआरएनए ए साइड पे मौजूद था, सॉरी यहाँ आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो ए साइड पे जो हमारा वो था अमीनो एसिड था, वो पी साइड में, और जो पी का था वो किस में आया, ई साइड पे। अब जो ई साइड पे है उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो निकल जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, अब भाग गया। एक्चुअली हमारे पास जो रेबोसोम्स की तादाद वो लेस दैन 40 है, तकरीबन 40 के करीब है, तो इस वजह से वही जो रेबोसोम्स है वो दोबारा यूज़ एंड री यूज़ होती हैं, वही जाके दोबारा अमीनो एसिड लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो अब हमारा दूसरा हुआ। जो हमारा तीसरा जो राइबोसोम जो टीआरएनए है वो इस साइड पे अटैच होगा, फिर से वो स्टेप दोहराओगे, वही कुछ बनेगा, फिर जो है जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आप वो स्टेप दोहराओगे, ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस थोड़ा सा वीडियो को भी दिखाने की कोशिश करूँ। शायद मेरे ख्याल से यहीं इसी वक्त दिखा देना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिखा पाऊँ वीडियो 3D एनिमेशन। ये देखें, हम इसकी तरफ चलते हैं, इस साइड पे मैं आपको कम्प्लीटली दिखा दूं ताकि ये देखें, ये इस तरीके से जो ना मैसेंजर आरएनए आते हैं और प्रोटीन की क्या होती है, सॉरी टीआरएनए आते हैं और प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, देखें इस साइड पे मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ये देखें इस तरह से, ये साइड आपको नज़र आ रहा है, इस साइड पे राइट साइड पे, यानी ये जो प्लेयर का वो शो हो रहा है। ठीक है, इस साइड पे ये इस तरह से प्रोटीन अमीनो टीआरएनए लेके आ रहे हैं। ठीक है, अमीनो एसिड को, और प्रोटीन की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। तो ये इस तरह से जो ना एक 3D एनिमेशन यानी वीडियो आपको दिए कि इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से ये जो ना अमीनो एसिड्स आपस में आते हैं और आते चले जाते हैं और प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। उसके बाद है टर्मिनेशन। जैसे ये जो इलांगेशन फैक्टर क्या होते हैं, कोड होते हैं। ठीक है, पता चल गया कि हाँ ये इलांगेशन फैक्टर आ गया है, फिर क्या होता है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, और सारी फैक्टर है ERF इलांगेशन यूक्रियाटिक रिलीजिंग फैक्टर, ये आके अटैच होता है। ठीक है, अब ये किसके साथ खुद को यानी अपने साथ जो है इसको भी लेके आता है, ये भी अटैच हो जाता है ERF3 GTP, ये भी इसके साथ क्या हो जाता है,
अटैच हो जाता है। रीडिंग आपने वो जो मैंने स्लाइड्स दी हुई हैं, ये देखें, ये सारी स्लाइड्स आपने रीड कर लेनी है, लेकिन बात है समझने की, टिप्स समझने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये जो ERF1 है वो ERF3 के साथ भी GTP के साथ भी अटैच हो जाता है। तो यही आके हमारे UA जो स्टॉपिंग कोडान है यहाँ आके अटैच हुआ। अटैच होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आपको पता है GTP का काम होता है फटना टूटना, जैसे ये टूटेगा तो इस टूटने से क्या फ़ायदा होता है, वो जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन होता है क्लाइवेज हो जाता है, पॉलीपेप्टाइडल tRNA क्लाइवेज, मतलब जो प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, उसके दरमियान में क्लाइवेज आ जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है, ठीक है। जैसे गया एक और प्रोटीन जिसका नाम यहाँ आपको शो, ठीक है, ABC1, ये प्रोटीन यहाँ, ये अब ATP ले क्या करेगा, ATP की मदद से, यानी ATP की में एनर्जी की मौजूदगी में सारा काम होता है ना, हमें तो नहीं होता। तो यही क्या करेगा, अब इन ATP मौजूदगी में, यानी ATP की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी होती है, तो ये क्या करता है, इनके सब यूनिट्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ से इसको पॉइंटर को ले लूँ, इन सब यूनिट्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो ये सब यूनिट क्या हो गया, सेपरेट हो गए। और फिर क्या होता है, एक न्यू जो ना प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ये एलोंगेशन फैक्टर, या जिससे भी वो पुराने एलोंगेशन फैक्टर दोबारा आके अटैच होते हैं, दोबारा वही प्रोसेस होता है और प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, इन यूकैरियोट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आया तो आप इस लेक्चर को दोबारा यानी देखें और इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।